खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज दोपहर 12 बजे से 1:15 बजे तक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय आयुष मंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेद के क्षेत्र में संस्थान की उपलब्धियों, शोध कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। समारोह में आयुष विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक, शोधकर्ता और बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी शामिल होंगे। तो जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। आज आयुर्वेद संस्थान के समारोह में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो 12:30 बजे से लेकर 1:15 बजे तक कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो आयुर्वेद संस्था के जयंती समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री भी शामिल रहेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 12 बजे जोरावर सिंह गेट स्थित कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां 12 बजे से लेकर 1:15 बजे तक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आयुर्वेद संस्था के जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान के जयंती समारोह में शामिल होंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ इस कार्यक्रम में रहने वाला है लाल सिंह? देखिए साक्षी, आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जोरावर सिंह गेट पर स्थित NIE में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूरा एक इतिहास आज सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की जो उपलब्धियां रही हैं उनका भी जिक्र होगा, और किस तरह अब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने खासकर आयुर्वेद की शिक्षा को, आयुर्वेद की चिकित्सा को बढ़ावा देने में कितना योगदान दिया है। और हम अगर जिक्र करें कोरोना काल का, तो कोरोना काल में किस तरह तमाम औषधियों के दम पर आयुर्वेद ने एक कोरोना की जंग के खिलाफ बेहतरीन काम किया था। तो ऐसे आज तमाम पूरा जो आयुर्वेद संस्थान का इतिहास रहा है उसको लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 12 बजे से करीब 1:15 बजे तक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उनका उद्बोधन रहेगा। इसके साथ ही जो परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य आयुष मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार प्रताप यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही पूरा आयुर्वेद संस्थान का स्टाफ मौजूद रहेगा, प्रिंसिपल मौजूद रहेंगे, छात्र मौजूद रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज आयुर्वेद संस्थान के जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जोरावर सिंह गेट स्थित यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की है। बच्चों को गुरु मंत्र PM मोदी ने दिया है। देश भर से आए छात्रों से चर्चा की है। स्टूडेंटों ने भी प्रधानमंत्री से सवाल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 90वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर से आए छात्रों से मुलाकात उन्होंने की है। PM मोदी कोयम्बटूर से छत्तीसगढ़ पहुंचे और बच्चों से उन्होंने बातचीत की। इसके बाद PM गुवाहाटी के अष्टलक्ष्मी पहुंचे, जहां PM मोदी ने कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, तकनीक का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने में करें। एक स्टूडेंट ने पूछा कि वेकेशन में हमें अलग अलग जगह जाने का मन करता है, हम कहाँ जाएं? इस पर PM मोदी ने कहा कि एक लिस्ट बनाओ, आपकी तहसील में क्या है जहां घूम सकते हैं। इसी तरह पूरे देश की लिस्ट बनाएं, जहां भी घूमें एक स्टूडेंट की नज़र से घूमें। PM मोदी ने कहा कि पहले लीडर बनो और फिर लीडर बनोगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा की, छात्रों के साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत की।
तो छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने पीएम मोदी से इस दौरान कई सवाल पूछे, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा, जहां सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है और बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सदन में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सदन के अंदर अपने विचारों को रखो। सहमति, असहमति, तर्क, संवाद, इस संसद की मर्यादा रही है हमेशा, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। प्रश्नकाल के अंदर कभी किसी मान्य सदस्य को बोलने का अवसर नहीं होता। प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल का समय होता है। आप जब 0 ओवर हो या बजट भाषण हो, उस समय आपको निश्चित रूप से अपनी बात को रखने देंगे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे। लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले अरावली और अब खिजड़ी को बचाने के लिए हो रहे आंदोलन राजस्थान के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर आमजन में जो चेतना पैदा हुई है वह बेहद सराहनीय है। गहलोत ने कहा कि अब समय आ गया है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिना पर्यावरण की रक्षा किए सतत विकास संभव नहीं है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। गहलोत ने आंदोलन को राजस्थान के लिए शुभ बताया है, खिजड़ी आंदोलन को शुभ बताया है। उन्होंने कहा कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन सख्ती से लागू हो। एक खाली बीकानेर में आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे प्रदेशवासियों को अपने अपने क्षेत्र में संगोष्ठियाँ करें, चर्चाएं करें, लोगों को समझाएं कि प्रदूषण और पर्यावरण का क्या महत्व है, किस प्रकार प्रदूषण समाप्त हो, उसमें हम क्या सोच सकते हैं। ये सोच पैदा करनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को, और तब जाकर के संतुलन बनेगा तो मैं समझता हूँ कि समाज बचेगा और ये पर्यावरण बच पाएगा। क्योंकि पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं, वो तो बधाई के पात्र है ही हैं, पर सरकार पे दबाव बनाना आवश्यक है। सरकार ने वादा किया है, वादा निभाए सरकार। मुख्यमंत्री खुद इंटरव्यू करे, बुला के बातचीत करे, तब जाकर के कोई हल निकलेगा। और साथ साथ में जो कुछ भी पश्चिमी राजस्थान विशेष करते जो सोलर प्लांट लग रहे हैं, विकास के लिए वो जरूरी भी है। तो साथ साथ में जो जिस लाखों की संख्या में खिजड़ी कट रही है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इत्यादि, जालोर, जहाँ भी सोलर प्लांट लग रहे हैं वहाँ पर हजारों की तादाद में पेड़ कटते जा रहे हैं। तो सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से, किस हद तक जाएं आगे, जिससे कि आने वाले वक्त में जो आज हम भुगत रहे हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई उन इलाकों के अंदर, इसी कारण से ये गर्मी और सर्दी का संतुलन बिगड़ रहा है। और आप जयपुर से खबर है, जहां नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रिकॉर्ड सैलानी पहुंचे घूमने। साल 2026 में अब तक
39 जिलों में 57,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। रविवार को अकेले 3,177 सैलानियों ने उद्यान का भ्रमण किया। लायन और टाइगर सफारी सबसे बड़ा यहां पर आकर्षण का केंद्र रही। 284 पर्यटकों ने सफारी का रोमांच अनुभव किया और बदलते मौसम और छुट्टी के दिन से यहां पर भीड़ बढ़ गई। जयपुर वासियों के साथ बाहर से आए पर्यटक भी यहां पर घूमने के लिए पहुंचे। उद्यान में सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम भी किए गए। अधिकारियों ने सफारियों की लगातार मॉनिटरिंग की। नाहरगढ़ उद्यान राज्य का प्रमुख वन्य जीव पर्यटन केंद्र बन गया है। जयपुर से खबर है, जहां नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रिकॉर्ड तोड़ सैलानी घूमने के लिए पहुंचे। 39 दिनों में 57,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं। रविवार को अकेले 3,177 सैलानियों ने उद्यान का भ्रमण किया है। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रिकॉर्ड तोड़ सैलानी घूमने के लिए पहुंचे हैं। 39 दिनों में 57,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पर घूमने के लिए पहुंचे और अकेले रविवार को 3,177 सैलानी यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जयपुर वासियों के साथ साथ बाहर से भी सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं और सफारियों का लुत्फ उठा रहे हैं। बारां से खबर है, जहां बारां में गाय के बछड़े की कथित हत्या की घटना को लेकर आज शहर में बारह बंद रखा गया है। गौ सेवा समिति के आह्वान पर सर्व हिंदू समाज ने बंद का समर्थन किया। आज अलसुबह से ही बारां के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रहे। गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घटना को लेकर कड़ा रोष जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। समिति का कहना है कि गौवंश के प्रति इस तरह की घटनाएं समाज की भावनाओं को आहत करती है और इन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंद के दौरान फिलहाल शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। गौ सेवा समिति दिन में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। समिति से जुड़े लोगों का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि घटना की वास्तविकता कुछ और है। गो भक्तों का स्पष्ट कहना है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो बारां से खबर है, जहां बारां में बछड़े की हत्या के बाद बारां के बाजार आज बंद। गौ सेवा समिति के आह्वान पर बारां बंद किया गया। सर्व हिंदू समाज ने बंद का यहां पर समर्थन किया है और अब गौ सेवा समिति के सदस्य प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। वहीं चेतावनी भी दी गई है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 6 फरवरी को जो बछड़े का कटा हुआ धड़ मिला था, उसको लेकर के बारां की जनता ने और समस्त गौसेवकों ने प्रदर्शन किया था। सब हिंदू समाज ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उस बीच प्रशासन ने ऐसी लीपापोती करके और ऐसा महिमा मंडन उस व्यक्ति से करवाया है जिसमें गौसेवकों को बदनाम करने की साजिश रची गई है प्रशासन द्वारा। उससे आक्रोशित होकर के कल सभी गौसेवकों और सर्व हिंदू समाज ने रात्रि में आर्य वाटिका में बारां बंद का आह्वान किया है और आज बारां पूर्णतः बंद रहेगा। और मेरी सभी जो देख रहे हैं गौसेवक, उनसे अनुरोध है, कृपया किससे उलझे नहीं और अपन को प्रेम पूर्वक बंद करवाना है। हाथ जोड़ के निवेदन। और अब बीकानेर से खबर है, जहां मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद महाराज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी सवार स्वामी रामानंद जी महाराज बाल बाल यहां पर बच गए हैं। देर रात जयपुर से मुकाम लौटते वक्त यह हादसा हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद वापस मुकाम लौट रहे थे महाराज। खिचड़ी कटाई पर प्रतिबंध को लेकर जयपुर में सीएम की संतोष से बैठक हुई थी। बंधाला सरपंच बस्तीराम बिश्नोई और अन्य तत्काल मौके पर पहुंचे। जसरासर कातर सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ। मुकाम पीठाधीश्वर रामानंद जी महाराज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मुकाम पर पहुंचाया गया। तो बीकानेर से बड़ी खबर, देर रात जयपुर से मुकाम लौटते वक्त हादसा हुआ। पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद महाराज की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी में सवार स्वामी रामानंद जी महाराज इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद वापस मुकाम लौटते वक्त ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें महाराज बाल बाल बच गए हैं। वहीं महाराज को प्राथमिक उपचार के बाद वापस मुकाम पहुंचाया गया।
अब सुजानगढ़ से खबर है, जहां सुजानगढ़ तहसील के ग्राम जेतासर में सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में कथित भ्रष्टाचार और तोड़फोड़ के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर थाना छापर में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि पूसाराम औजला और ग्राम पंचायत के ठेकेदार द्वारा लोडर मशीनों का उपयोग कर खेल मैदान से करोड़ों रुपए की मिट्टी उठाई गई, जिससे पहले से बना खेल ट्रैक पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके चलते ग्रामीणों द्वारा बनवाया गया ओपन जिम और टावर लाइट यहां पर गिर गए। वहीं खेल से जुड़ा अन्य सामान भी गायब हो गया है। तो सुजानगढ़ से खबर है, जहां जेतासर सरपंच के खिलाफ गांव वालों ने आरोप लगाया है, खेल ग्राउंड में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया है। मांग को लेकर छापर थाना में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। तो जेतासर सरपंच और सरपंच प्रतिनिधियों के खिलाफ आज हम ही सभी ग्रामवासी यहाँ पे पधारे हुए हैं और हमारी सभी ग्रामवासियों से तरफ से बच्चों से सभी प्रशासन से यही मांग है कि इस मैदान का जो भी गुना पाया गया या जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस मैदान की जो भी मिट्टी बेच गई है उसका भरपाई की जाए। यहाँ पे इस मैदान के ट्रैक को पूरा किया जाए और हमारा यही है कि इस बच्चों की आने वाली आगामी तैयारी के लिए उनको पूरी तरीके से पूर्ण आधुनिक तरीके से। ये समस्या काफी टाइम से चल रही है। 2 साल से बच्चों को हमारे गांव के सरपंच साहब गुमराह करके बोल रहे तैयार करवा देंगे ग्राउंड को, लेकिन करवा नहीं पा रहे हैं। ग्राउंड से मिट्टी उठाई गई है, खड्डा भी किया है, जो बच्चों ने गांव से चंदा करके जो। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां कोतवाली पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। 5000 का इनामी चैन स्नेचर गिरफ्तार हुआ है। चैन स्नेचर का मुख्य आरोपी राजवीर बावरिया कोटपुतली से गिरफ्तार हुआ है। चलती स्कूटी से चैन तोड़कर ये जो आरोपी है वो फरार हुआ था और अब पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। 4 अगस्त की वारदात का पुलिस ने यहां पर खुलासा किया है। सीसीटीवी और मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस के हाथ ये सफलता हासिल हुई है। इनामी बदमाश खेत की रखवाली करता था और रखवाली करता हुआ पाया गया। कोटपुतली से इस आरोपी को पकड़ा गया है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां पुलिस थाना कोतवाली ने चैन स्नैचिंग के मामले में 5000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी राजवीर बावरिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोटपुतली क्षेत्र से दबोचा गया है। पुलिस के अनुसार 4 अगस्त 2024 को गाड़िया भवन के पास चलती स्कूटी से महिला की सोने की चैन तोड़कर ये बदमाश फरार हो गए थे। इस मामले में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। तो सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना और तकनीकी सहयोग के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की। लगातार दबिशों के चलते आरोपी फरार होता रहा, लेकिन आखिरकार कोटपुतली के बनेठी गांव में खेत की रखवाली करते समय उसे पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी राजवीर बावरिया निवासी जिला अलवर से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस टीम के इस कार्रवाई में थानाधिकारी श्रवण कुमार नील के नेतृत्व में नरेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। झुंझुनू से खबर है, जहां पिलानी के पास स्थित गांव थिरपाली छोटी में सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार चंद्रमुखी पत्नी रामकरण घर के पास से ही आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी और इसी दौरान जब वह नेशनल हाईवे पार कर रही थी तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायल महिला को पिलानी के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। तो घटना की सूचना संबंधित पुलिस थाने को दी गई। पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। और आप जयपुर के बस्सी से खबर है, जहां बस्सी के शंकरपुरा गांव में खेल में बने फार्म पोंड में फिसलकर गिरने से युवती
सीमा की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सीमा खेत में कृषि कार्य कर रही थी और इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह फार्म पोंड में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सीमा का शव फार्म पोंड से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बताया जा रहा है कि सीमा एक होनहार छात्रा थी। घटना ने एक बार फिर खेतों में बने फार्म पोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कई बार मौत का गड्ढा साबित हो रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। तो मामले को लेकर आगे की जांच पुलिस लगातार कर रही है। और आप दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में 11 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल में अफजल गुरु का जिक्र किया गया है। बम स्क्वाड टीम ने स्कूलों में सर्च किया। धमकी भरे ईमेल मिलते ही स्कूलों को खाली करा लिया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 11 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम स्क्वाड की टीम स्कूलों में पहुंच चुकी है और उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। धमकी भरे ईमेल मिलते ही स्कूलों को खाली करवा लिया गया है। तो दिल्ली में 11 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल में अफजल गुरु का जिक्र किया गया है। तो धमकी भरा ईमेल यहां पर स्कूलों को प्राप्त हुआ है। बम स्क्वाड की टीम स्कूलों में पहुंच चुकी है। पुलिस स्कूलों में पहुंच चुकी है। बम स्क्वाड टीम ने स्कूलों में सर्च शुरू कर दिया है और धमकी भरे ईमेल मिलते ही स्कूलों को खाली करा लिया गया। राजस्थान के अन्नदाता के लिए अब धूप भी सोना उगलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश के सौर ऊर्जा सेक्टर को एक बहुत बड़ी संजीवनी मिली है। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान के लिए करीब 47 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को हरी झंडी दे दी है। यह पैसा सीधे उन किसानों और सौर ऊर्जा उत्पादकों के खातों में जाएगा जो बिजली पैदा कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में अब खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा की क्रांति भी घर घर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 46 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये महज एक बजट नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों और सोलर डेवलपर्स के भरोसे की जीत है, जिन्होंने बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से इस राशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया था, जिसका परिणाम अब सामने है। पीएम कुसुम योजना, राजस्थान में सौर ऊर्जा को नई रफ्तार। MNRE ने स्वीकृत की 46.64 करोड़ की सहायता। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत मंजूरी। किसानों और सोलर डेवलपर्स को मिलेगा सीधा लाभ। जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम को स्वीकृति। 991 सौर परियोजनाएं, 2462 मेगावाट क्षमता स्थापित। 233 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम भेजे गए। राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी सेकी। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से किया था आग्रह। कुसुम ए और सी में 3007 मेगावाट लक्ष्य तय समय से 2 माह पहले लक्ष्य पूरा। कंपोनेंट सी को आखिर आसान भाषा में समझें तो ये कृषि पंपों के सौरकरण की योजना है। इसके तहत किसान न केवल अपने पंप सौर ऊर्जा से चलाते हैं, बल्कि जो अतिरिक्त बिजली बचती है उसे ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमाते हैं। राजस्थान में अब तक 233 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम भेजे जा चुके हैं, जिसमें से ये पहली बड़ी किश्त जारी हुई है। इस राशि का भुगतान सेकी के माध्यम से सीधा खातों में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी। राजस्थान ने कुसुम ए और सी को मिलाकर कुल 3007 मेगावाट का लक्ष्य रिकॉर्ड समय में पूरा कर देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस कदम से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश के डिस्कॉम्स पर भी बोझ कम होगा। सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलने से राजस्थान का औद्योगिक और कृषि ढांचा और मजबूत होगा। तो साफ है कि राजस्थान अब सिर्फ रेगिस्तान की तपिश नहीं झेल रहा, बल्कि उस धूप को विकास की ऊर्जा में बदल रहा है। समय से पहले लक्ष्य पूरा करना और केंद्र से सीधे वित्तीय मदद मिलना भजनलाल सरकार की दिल्ली में मजबूत पैरवी का नतीजा है। राजस्थान के सोलर सेक्टर को गति देने के लिए
राज्य और केंद्र की सरकारें लगातार मदद कर रही हैं। इसी के चलते अब एक बार फिर केंद्र ने राजस्थान को करीब 47 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी देकर बड़ी राहत दी है। यह 47 करोड़ की राशि पीएम कंपोनेंट सी के तहत जो सोलर प्लांट लगाने वाले तमाम डेवलपर्स और किसान हैं उनके खातों में जाएगी। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंबे समय से यह प्रयास कर रहे थे और उनके प्रयासों के बाद ही यह मंजूरी मिली है। इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद यह तय है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में सोलर सेक्टर के विकास में यह राशि महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।